चलो कोई बात नहीं है। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से, अगर प्रतिशत में देखा जाए भारतीय जनसंख्या के वृद्धि दर अगर प्रतिशत में देखा जाए तो लगेगा कि एक बहुत छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन यह छोटा सा आंकड़ा भी अगर वास्तविकता में देखा जाए, संख्या में देखा जाए तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत की आबादी 1.25 अरब को पार कर गई है, लगभग 1.5 अरब हो गई है। अब आप सोचिए कि 1.5 अरब आबादी का अगर 1% भी बढ़ता है, 1% भी बढ़ता है, तो कितनी बड़ी राशि हो जाएगी। तो इसीलिए भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, अशिक्षा का स्तर ज्यादा है एवं भाषा, जीवन शैली और संस्कृति की बहुतायत है। इस बात का एहसास निरंतर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करें, और ऐसा करके ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर भारत के प्रति व्यक्ति आय को देखा जाए तो बहुत न्यून है, बहुत कम है भारत की प्रति व्यक्ति आय, और हमारे देश में शिक्षा का स्तर भी काफी नीचा रहा है। भारत में ओवरऑल जनसंख्या अगर देखा जाए शिक्षा के दर, तो हम लोग काफी पीछे हैं, और यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जीवन शैली भी हमारा निम्न स्तर का है। तो इन सब में अगर ग्रोथ करना है, हमें इन सब का विकास करना है, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि कोई ऐसी आर्थिक उपाय लगाया जाए जिससे हम लोग अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते और प्रति व्यक्ति आय का विकास कर ले। कोनो ना कोनो तो उपाय लगाना पड़ेगा ताकि हमारा आर्थिक विकास हो, और जो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है एकरा के विकसित किया जाए। जैसे एक छोटे से परिवार की बात करते हैं हम उदाहरण के तौर पर, तो छोटा सा परिवार है, मान लो 5 आदमी या 7 आदमी का एक परिवार है, और उस परिवार में एक आदमी कमाने वाला है, बाकी के सब लोग उसी पर आश्रित जनसंख्या है। तो ऐसे में उस परिवार के जो मान लीजिए कि जो कमाने वाला व्यक्ति है वह अगर मंथली 20,000 रुपया कमा रहा है, महीने में का 20,000 रुपया कमा रहा है, तो साल का कितना हो गया? तो 12 दूना 24, 2,40,000 रुपया हो गया। और परिवार कितने हैं? 5 हैं, तो 2,40,000 पर 5 परिवार है, तो अब 5 परिवार में डिवाइड होगा टोटल, तो 2,40,000 में आप 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 का 20 है, अब 5 से 8 40, 28,000 रुपया हो जा रहा है। यानी प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? सालाना 28,000 रुपया। ये वार्षिक हो गया। एक साल में एक व्यक्ति का आय कितना हुआ? मात्र 28,000 रुपया। मंथली निकाला जाए अगर उसका, तो ये 12 महीने का 28,000 रुपया हुआ, तो 12 से भाग दे दो 28,000 में, तब 12 दूना का 24, अब 12 तिहाई 36, 2300 रुपया के आसपास में पड़ जा रहा है। तो कितना कम हो गया? हो गया ना। तो ऐसे में अगर जो 28,000 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय आया उस परिवार का, तो ये एक न्यून हो गया, क्योंकि एक साल में 28,000 रुपया बहुत कम है। तो अगर वह परिवार चाहे कि हम लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़े, तो कौन उपाय कल जाए? कौन उपाय कल जाओ कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए? तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ावे के उपाय पहले ही लागता कि घर में जो 5 गो परिवार बने आ 4 गो एक ही आदमी पर आश्रित बने, अगर इहो 4 आदमिया कुछ कमाए लगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए कि नहीं? जैसे मान लीजिए वो 20,000 कमा रहा है, बाकी के 4 आदमी 10,000 भी कमाने लगता है, तो बाकी के 10 चौका 40,000 और बढ़ गया, अब मंथली 60,000 हो गया, तो सालाना 72,000, 7,20,000 हो गया, 24 × 48,
72, 24 72 हो जाएगा ना, तो लगभग 2 लाख है हाँ 5 आदमी है ना, तो 5 से भाग देना है, 72 में 5 से भाग देना है, तो 14 5 70, 14 5 70 एकदम अनुमानतः है, लगभग 1,40,000 अप्रोक्स हो जाएगा ना। तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना। तो प्रति व्यक्ति आय का सबसे बढ़िया उपाय यही लगा। तो उसी प्रकार हमारे देश में ये कोशिश किया जा रहा है कि कौन सी आर्थिक योजना अपनाई जाए, किस तरह का प्रयास किया जाए कि आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ति किया जाए, अर्थात प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सके। और इसी के लिए हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है। प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना, इसी का प्रयास चल रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य जोग विधि कहते हैं। तो अब क्या है जी? चलिए देखिए, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इस राष्ट्रीय आय को मूल्य जोग विधि के नाम से जाना जाता है। अंत में व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो व्यवसायिक संरचना है, तो अंत में पूरे व्यवसायिक संरचना के आधार मान करके और राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यवसायिक आधार पर की गई गणना को व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं, ठीक ना। अब व्यवसायिक संरचना के आधार पर जो गणना की जाती है उसको व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं, और जो उत्पादित हुई वस्तुओं के मूल्य और विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति को देखो। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय आय के लिए 2 विधि हम लोगों ने पढ़ा, एक व्यवसायिक गणना विधि, यही ना। एक क्या पढ़ा, मूल्य योग विधि, मूल्य योग विधि। एक हमने बताया आपको मूल्य योग विधि। अब देखिए, सबसे पहले व्यवसायिक गणना विधि में हम समझ लेते हैं कि व्यवसायिक गणना विधि क्या है। इसमें व्यवसायिक संरचना के आधार पर व्यावसायिक संरचना के आधार पर, व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करना व्यवसायिक गणना विधि कहलाता है, ठीक ना। जब क्या होगा कि वर्ष के अंत में जितनी भी व्यवसायिक संरचनाएं हैं उन सब के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, तो ओकरा के हमने के व्यवसायिक गणना विधि कहले। लेकिन
जब लोगों के व्यय के माप से राष्ट्रीय आय की गणना करना मूल्य योग विधि कहलाता है। देखिए यहां पर हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की दो और विधि जाना। पहला क्या, एक है व्यवसायिक गणना विधि, इसमें व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है। और एक है मूल्य जोग विधि, इसमें लोगों द्वारा व्यय करने के जोग के आधार पर, माने कितना आप खरीद सकते हैं, किसी वस्तु को खरीदने के कितना सामर्थ्य है आपके पास, उस आधार पर, यानी मूल्य के आधार पर जो में राष्ट्रीय आय की गणना होता हो करके मूल्य जोग विधि कहा जाला। लेकिन इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। मूल चर्चा हमारी क्या है, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय के बारे में हमने बताया कि प्रति व्यक्ति आय भारत का सबसे निम्न है और कोशिश हमारा यही है कि किसी भी प्रकार से इन आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, और ऐसा करके ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अर्थात जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है। तो राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से जब भाग दे दीजिएगा ना, टोटल राष्ट्रीय आय आपके देश का आ गया, तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिएगा, तो जो भागफल प्राप्त होगा वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। बुझा गया? यानी कहे का मतलब राष्ट्रीय आय तो निकाले के जान गई बन जाए, तो देश के टोटल वो तो हो गई कि सब कोई की आय हो ना। तो मान ला कैसे अभी परिवार वाला उदाहरण ले लिया, तो 5 आदमी के मिला के आय भइल 50,000 रुपया। तो हमनी के पूछल जाए कि एक आदमी के आय कितना भइल, तो 50,000 में 5 से भाग दे दिया, एक एक आदमी के हो गई ना 10,000 रुपया। तो ऐसे ही प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए टोटल राष्ट्रीय आय में देश के जितना जनसंख्या हुई सब जनसंख्या से भाग दे दिया, तो सब कोई के पता चल रही कि एक एक आदमी पर कितना पड़ल, ओकरे के प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। बुझा गया? टोटल जनसंख्या में जब राष्ट्रीय आय में टोटल जनसंख्या से भाग दे दीजिएगा और जो भागफल प्राप्त होगा आपका वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। इसके लिए एक सूत्र बना दिया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर, सूत्र क्या बनता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय जनसंख्या, राष्ट्रीय आय अब बटा देश की जनसंख्या। बुझा गोइल? ये तो हो गया। टोटल आय जो होगा राष्ट्रीय आय, उसमें जनसंख्या से भाग दे दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाने लगेगा। भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है, राष्ट्रीय आय भारत के बहुत कम है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचे है। अब राष्ट्रीय आय कम रहेगा तो ऑटोमेटिक प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। जैसे मान लो अभी 5 परिवार की बात किए थे हम, तो 5 परिवार का जो उदाहरण लिया था उसमें हम लोगों ने देखा ना कि जब
उस घर का टोटल आय 20,000 रुपया था, 20,000 रुपया था, तो वार्षिक आय कितना हुआ था? 2,40,000 हुआ था। ऐसा में 2,40,000 रुपया जब जो टोटल आय हुआ घर का, तो प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपया हो गया था। और वहीं पर जब 60,000 मंथली आय हुआ और 7,20,000 टोटल वार्षिक आय आया, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो इतनी फिक्स है कि कम रहेगा अगर राष्ट्रीय आय, तो प्रति व्यक्ति आय भी कम रहेगा, राष्ट्रीय आय ज्यादा रहेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा। और वो में खास करके भारत जैसे विशाल देश की हम बात करते हैं, जहां की जनसंख्या बेतहाशा है। नई आंकड़ों को देखा जाए तो अनुमानतः भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यह चीन से भी ना आगे निकल चुका है। अब बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश और यहाँ का राष्ट्रीय आय कम है, तो उतने बड़े संख्या से भाग दीजिएगा तो भागफल ऑटोमेटिक एकदम छोटा प्राप्त हो जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय एकदम निम्न होना ही है। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय भी काफी निम्न है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 था। देखो, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की क्या हो रहा है जी? दोनों आदमी तुम लोग क्या परेशानी रहता है? हाँ, का तो बोलो मत। अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 कब? 2007। यह 2007 के रिपोर्ट है, विश्व विकास का रिपोर्ट है, और ये 2007 में निकाला गया तो पता चला कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है? $950 है। जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/48वां हिस्सा है। भारत की आय अमेरिका की आय का कितना है? 1/48वां हिस्सा। यानी अब अमेरिका का आप निकालना चाहते हैं तो 950 गुना 48 कर लीजिए, ये अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना? अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कब की है रिपोर्ट? 2007 की। प्रति व्यक्ति आय को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय $46,040 है। ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड का $42,740 है। चीन का $2,360 है और बांग्लादेश का $870 है, ठीक ना? ये कुछ ऐसे देश है जिनका प्रति व्यक्ति आय आप लोगों को बताया गया। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की काया पलट के लिए अनेक प्रयोग किए गए थे। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के विकास के लिए आर्थिक मॉडल अपनाया गया और उस आर्थिक मॉडल में पंचवर्षीय योजना का समायोजन किया गया था। पंचवर्षीय योजना के बारे में इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया होगा कि पंचवर्षीय योजना क्या है। तो इसके लिए भारत में एक योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग आगामी 5 वर्षों के लिए के अपना योजना तैयार करती थी। तो 5 वर्षों के लिए योजना तैयार होती थी, इसीलिए उसका नाम पंचवर्षीय योजना रखा गया था। तो पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का प्रयास किया गया था और काफी हद तक विकास किया भी गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के काफी हद तक विकास किया गया, पर जनसंख्या में इतना वृद्धि रहा
तथा अन्य व्यवसायों में उस गति से विकास नहीं हुआ जिसके कारण विगत वर्षों में भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता गया, जिससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। यानी कि उतना ग्रामीण क्षेत्रों का काया पलट करने के बावजूद भी हमारे हाथ सफलता नहीं लगी। और हमारे हाथ सफलता नहीं लगने का कोई कारण रहा। पहला कारण कि भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। हम जिस गति से विकास कर रहे थे उससे कई गुना अधिक गति से जनसंख्या बढ़ रही थी, और केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ, अन्य व्यवसायों और अन्य चीजों का विकास उस गति से नहीं हो सका। तो इन्हीं सभी कारणों से जो है ना कि जमीनी हकीकत पर गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं हो पाया, बल्कि और भी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई कि जनसंख्या हमारी तीव्र गति से बढ़ रही थी। आज भी सरकार चाह करके भी क्या सभी बेरोजगारों को नौकरी दे सकती है? भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि सबको नौकरी देना भारत सरकार के पास संभव नहीं है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टरों का सहारा लेना ही पड़ेगा, और काफी हद तक सबको प्राइवेट सेक्टरों में भी समायोजन संभव नहीं हो पा रहा है। तो जनसंख्या बहुत मायने रखती है। आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में हुए सुधार, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में हो रहे गुणात्मक विकास के पश्चात भी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कह रहा है कि मैंने कृषि के क्षेत्र में, आधुनिक समय में कृषि के क्षेत्र में काफी विकास किया गया है, काफी सुधार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया गया है। आप लोग देखे होंगे पिछले 5-7 वर्षों से खेती में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है, कि जहां पहले हर काम लोगों द्वारा स्वयं अपने हाथों से किया जाता था, उसके जगह पर बहुत सारे काम अब गाड़ी और मशीनों के सहारे किया जाने लगा। एक से बढ़कर के एक खाद, कीटनाशक, पीड़कनाशी और उर्वरकों का प्रयोग होने लगा, जो खेतों में फसलों को काफी अच्छा सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं और जिससे बढ़िया फसल उग रहा है। तो इतना सारा सुधार किया गया खेती के क्षेत्र में, इसके बावजूद भी कह रहा है कि लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि केवल कृषि के विकास से पूरी जनसंख्या को सोचा जाए कि नौकरी रोजगार दे दिया जाए, वो संभव नहीं है। और यही कारण है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय और भी कम होते जा रहा है। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में इस अतिरिक्त श्रम शक्ति के बोझ को कम करने और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार प्रदान करके कृषि उद्योग बेरोजगारी उन्मूलन और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। कह रहा है कि अब देखो ये बात सही है, तो जब ये सारे प्रयास किए गए और इन सारे प्रयासों के बावजूद भी हमें जब सफलता नहीं मिली, तो कमी कहाँ रह गई है पहले ही ढूंढना पड़ेगा। तो हमने पहले ही बताया कि न तो भारत सरकार के पास वो सामर्थ्य है कि वो सबको नौकरी दे सकती है, और न केवल कृषि के डेवलपमेंट कर देने से सबका नौकरी हो जाएगा। इसके लिए हमने पहले भी कहा कि अन्य व्यवसायों में भी, गैर कृषि कार्यों में भी लोगों को लगाना पड़ेगा। तो गरीबी, बेरोजगारी, इन सबकी समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कृषि उद्योग का तो विकास करना ही होगा। इसके अलावा गैर कृषि कार्यों में भी लोगों का समायोजन करना होगा, तब जाकर के कुछ देश से गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है, बेरोजगारी का उन्मूलन किया जा सकता है, और तब जाकर राष्ट्रीय विकास होगा और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, अगर ये सारे कार्य किए जाते हैं तो। अभी हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियों की। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का ही परिणाम होता है। हम लोग जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो होता है वह विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्नों के परिणाम से होता है। सारे साधन के मिला करके उसका सही प्रयोग होगा तब ही उत्पादन होगा, अन्यथा उत्पादन संभव नहीं है। जब कक्षा 9 में हम लोग उत्पादन के साधन पढ़ रहे होंगे, उसी समय आप लोगों को एक चीजें पढ़ाई गई होगी, जब संगठन के बारे में पढ़ाया जा रहा होगा
कि केवल हमारे पास भूमि हो जाने से, पूंजी हो जाने से और श्रम शक्ति के हो जाने से उत्पादन हो नहीं जाएगा। उत्पादन के लिए एक संगठन करता है, एक व्यवस्थापक की जरूरत है जो सबका समायोजन करके उसका सही उपयोग करवा सके। जैसे हमारे पास ईंट भी है, ठीक, हमारे पास बालू भी है, हमारे पास सीमेंट भी है, हमारे पास मिस्त्री भी है और हमारे पास लेबर भी है। ये सारी चीजें हैं, क्या इन सारी चीजों के होने से घर बन जाएगा? है, बताइए आप लोग। मिस्त्री भी है हमारे पास, लेबर भी है, सीमेंट भी है, बालू भी है और ईंट भी है। तो क्या इन सारे चीजों के होने से घर बन जाएगा? अब क्या चाहिए? जमीन भी है, सब कुछ है। हाँ, अब जरूरत है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहे मिस्त्री को उसका वेतन तय करके बताए कि आपको इस तरह से घर बनाना है, लेबर को काम बताए कि आपको उनका सपोर्ट करना है और उनको जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी आपको देना है। यानी उन सारी व्यवस्थाओं को करने वाला एक व्यवस्थापक रहेगा तो वहीं जाकर के होगा, बिना व्यवस्थापक के नहीं हो पाएगा। और उस व्यवस्थापक के भी हो जाने के बावजूद नहीं है कि होने लगेगा, उन व्यवस्थापक के साथ साथ एक उद्यमी भी चाहिए, एक साथी भी चाहिए जो इन सारे कामों को करने के लिए पेमेंट दे सके ना। तो कहने का मतलब उत्पादन के जितने भी साधन है सबके सब महत्वपूर्ण है। तो कोई भी वस्तु का उत्पादन या सेवा का उत्पादन होता है तो उसमें जितने भी उत्पादन के साधन है सबका सहयोग होता है, सबकी बराबर भागीदारी होती है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ और वेतन के रूप में प्राप्त किया जाता है। इन सबका आय इन्हीं रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। याद है पहले दिन जब चर्चा किया था तो मैंने बताया था कि भूमि का आय क्या है? कर या लगान, पूंजी का ब्याज, श्रम का मजदूरी पारिश्रमिक, संगठन का वेतन, उद्यमी का लाभ। तो ये सारे क्या है? आय है ना। इन सभी साधनों का आय है। इस अर्जित आय के स्वामी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु तथा सेवाओं की मांग करते हैं। मांग की यह वृद्धि उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक क्रिया का चक्रीय रूप पूरा जाता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तुओं का जो उत्पादन होता है तो उपभोग करने वाले लोग उन वस्तुओं की मांग करते हैं। बाजार में कोई वस्तु तभी ना बिकने आता है जब कोई खरीदने वाला होता है, तो उसी को मांग कहा जाता है। तो जब वस्तुओं की मांग की जाती है तब वस्तुएं उत्पादित होती है, तो वस्तुओं के मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़वे करेगा। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। वस्तुओं के मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन करने के लिए पूंजी बढ़ाया जाएगा, तो अधिक लाभ प्राप्त होगा, अधिक उत्पादन होगा। तो फिर अधिक लाभ प्राप्त हुआ तो हमारे पास अधिक पूंजी हो गया, तो फिर हम अधिक वस्तु का मांग करेंगे। जब हम वस्तु का अधिक मांग करेंगे उत्पादन फिर ऑटोमेटिक वस्तु में अधिक होने लगेगा। तो ये एक चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है। इस कथन को निम्न चक्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि उत्पादन के बाद आय का सृजन होगा, आय के सृजन होने से मांग बढ़ेगी, मांग के बढ़ने से व्यय होगा, व्यय होने से पुनः उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। एक उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, एक आय विधि और तीसरा व्यय विधि, ठीक ना। अभी हम लोग उत्पादन के कितने विधियों पर चर्चा करेंगे? हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम कितने विधि पढ़ने जा रहे हैं? 3 गो विधि पढ़ने जा रहे हैं। उत्पादन, आय और
व्यय। इन तीन आधार पर उत्पादन जो है राष्ट्रीय आय की तीन विधियों का गणना करेंगे। पहला है उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, ठीक ना। राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। चूंकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है, इसीलिए इनकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो इसे उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। उत्पादन के योग द्वारा, उत्पादन के योग द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त करना उत्पादन विधि कहलाता है, ठीक ना। जब उत्पादन के योग द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है तो इसको क्या कहेंगे, उत्पादन विधि, ठीक ना। उत्पादन विधि या उत्पादन गणना विधि, गणना विधि कहलाता है। बुझा गया। जब राष्ट्रीय आय के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जब राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है तो इसको हम लोग आय गणना विधि कहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब कि हई वाला वस्तु के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य में बदल देनी है कि कितना वस्तु हमने के देश में बना, वस्तुओं का उत्पादन कितना हुआ या सेवाओं का उत्पादन कितना हुआ और उन सब का मूल्य निकाला गया तो उ जवन राष्ट्रीय आय आयल ओकरा के हमनी के क्या कहनी जा, उत्पादन गणना विधि। यानी कि ई आय निकल रहा उत्पादन गणना विधि से। जब हमनी के क्या कर जाए तो हमनी के देश के अंदर रहे वाला जितना आदमी बा सब आदमी के आय कितना भइल और सब आयवा जोड़ दिए तो ई दूसरा तरीका से निकल गई कि ना राष्ट्रीय आय। ये निकल रहे वस्तुओं के उत्पादन सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से। अभी हमने ये निकाला तो आदमी के आय कितना भइल बा, सब कोई के इनकम कितना बा और सब इनकम एक में जोड़ दिली जाए और ओकरा कहनी जाए कि राष्ट्रीय आय हो तो एकरा के आय गणना विधि कहल जाला। यानी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के आय द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त करना आय गणना विधि कहलाता है। अगली बात समझ में ना, राष्ट्रीय आय गणना विधि। अब प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय करेगा। अब जितना आय हम लोगों को मिला, जैसे हम लोग जो पैसा कमाए, अब वो पैसा क्या करेंगे, जो जिन जिन वस्तुओं की जरूरत है उसको खरीदेंगे, उन वस्तुओं का उपभोग करेंगे। तो अपने लिए जो आय प्राप्त हुआ उस आय को हम लोग अपने उपभोग के लिए व्यय करेंगे ना, माने खर्चा करेंगे और खर्चे को व्यय कहा जाता है। तो व्यय करेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है। तो इस प्रकार की विधि को व्यय गणना विधि कहते हैं, ठीक ना। यानी जब लोगों के व्यय के द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है
जाता है तो वह व्यय गणना विधि कहलाता है। आया बात समझ में? जब आय जितना होता ओकरा आधार से राष्ट्रीय आय निकल, आय गणना विधि खर्चा करे के हिसाब से निकली, तो व्यय गणना विधि आ वस्तु के जो उत्पादन भइल ओकरा आधार पर निकले तो उत्पादन गणना विधि। इस तरह से ये तीन राष्ट्रीय आय की गणना की तीन विधियों का चर्चा हम लोगों ने किया। हम देखते हैं कि उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। हाँ, लोगों के प्रयास से क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य अलग अलग परिस्थितियों में बढ़ जाता है। इस चीज को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि अभी जो उदाहरण के लिए आप साइनोसेप्टर की पेन आज से पहले 2 रुपये हम खरीदते थे। हाँ, 2 रुपया मिलता था, ठीक ना? और अभी कितना मिल रहा है? अब 4 रुपया मिल रहा है। तो इसका मूल्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसी तरह प्रत्येक वस्तुओं के देखते हैं तो विभिन्न प्रयासों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है ना, उसी को मूल्य जोग विधि कहा जाता है। यानी विभिन्न परिस्थितियों में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त करने की विधि, यहां देखो बताता हूं मैं। विभिन्न परिस्थितियों में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने पर राष्ट्रीय आय की गणना करना मूल्य जोग विधि कहलाता है। जब मूल्य बढ़ गई, वस्तु के मूल्य बढ़ गई, ओकरा माध्यम से जब राष्ट्रीय आय की गणना कर ली तो ओकरा के मूल्य जोग विधि कहते, ठीक ना? एकरा बाद एगो बताइए, व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कर ली तो ओकरा के व्यवसायिक गणना विधि कहल। इस प्रकार से इन सभी 5 प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लेकिन ओवरऑल इन सभी 5 को मिला करके देखा जाए, ठीक ना, इन 5 को मिला करके देखा जाए तो उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि को सबसे अधिक व्यवहारिक, सबसे अधिक वैज्ञानिक, सबसे अधिक सहज माना गया है। यानी सबसे बढ़िया, सबसे ट्रस्टेबल और सबसे आसान गणना विधि उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि को माना गया है। बुझा गया? चलो आज इतने रहने देते हैं। ये किताब कैसे है तू लोग? सब मेडिकल है।